नमस्कार। तो मैं मनीष स्वागत कर रहा हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्न होंगे, मज़ेदार प्रश्न होंगे। ऐसा प्रश्न मैं फ्रेम करके आपके लिए लाया हूँ। कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है लेकिन लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। मैं इसको अपने तरीके से फ्रेम किया हूँ। तो शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले एक डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? एम एल सिंघवी जो समिति है उसका संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पे सिंघवी नाम से क्या पता चला है? सिंह यानी कि सिंह किसका होता है? बैल का होता है, गाय का होता है, जो देसी गाय होते हैं, यानी कि जानवर का सिंह होता है। और जो जानवर होते हैं वो गांव में रहते हैं। तो यानी कि जो सिंघवी समिति है वो गांव से रिलेटेड कुछ होगा। तो क्या चीज़ है? पंचायती राज व्यवस्था के सुधार से संबंधित है। याद हो जाएगा, सिंघवी समिति काफ़ी फेमस समिति है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंह गांव के जानवरों में पाए जाते हैं, तो कौन हो गया? गांव के क्या, शहर के भी जानवर में पाए जाते हैं, लेकिन शहर में जो गाय वगैरह होते हैं वो जो जर्सी होते हैं जिसके, तो सिंह भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन है वो किस तरह का सिंपल मशीन का उदाहरण है? सिंपल मशीन तीन प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं। तो उसी में पूछ रहा है, जो नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है जिसमें कि इस तरह के डंडे दो लगे रहते हैं, यहाँ पे नींबू धर के रगड़ देते हैं, यहाँ से नींबू का जो रस है वो गिर जाता है। तो ये जो मशीन है वो कौन से उत्तोलक के एग्जाम्पल है? तो देखिएगा, यहाँ पे इसका फॉल्कन पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे लोडिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक है, तीन तरह के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के ये एग्जाम्पल है नींबू निचोड़ने वाला मशीन। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, जो नींबू होता है जनरली हम लोग काटते हैं तो दो भाग में काटते हैं, तो यानी कि दो भाग में काट रहे हैं नींबू को, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो गया नींबू निचोड़ने वाली मशीन। याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, केपलर का एक लॉ है। केपलर के कितने लॉ है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो केपलर के एक लॉ है कि जिसके अनुसार जो टाइम पीरियड होता है कोई भी प्लानिटरी मोशन का, सपोज ये ऑब्जेक्ट इस सन के चारों ओर घूम रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसके जो दूरी होंगे उसके क्यूब के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो जो डिस्टेंस होता है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन सा केपलर का नियम बताता है? तो देखिए, दो और तीन दोनों दे रखा है, तो अब द्वितीय होगा कि तृतीय होगा? तो जब तीन आता है तो दो की वैल्यू खत्म हो जाती है। इस तरह से याद रखेंगे कि ये वाला जो नियम है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये क्यूब यानी कि थ्री की बात कर रहा है, तो यानी कि ये तृतीय नियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा जो रे निकलती है कोई भी आपके रेडियो एक्टिव मेटल से ही जनरली निकलती है, तो उसके द्रव्यमान में, यानी कि जो भी एलिमेंट से निकलती है उसके परमाणु द्रव्यमान और संख्या में फर्क ला देती है। तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? यानी कि सपोज कोई भी एलिमेंट है उसका परमाणु संख्या चार है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे इससे अल्फा निकलेगी तो इसके जो मास है उसमें चेंजेज हो जाएगी, बीटा निकलेगी इसके जो परमाणु संख्या है उसमें चेंजेज आ जाएगी। तो जो ये सब चेंजेज आ रही है उस प्रभाव को क्या कहते हैं? वर्ग विस्थापन नियम कहते हैं, और इसको सोडी फ्रॉजन नियम भी कहते हैं। क्योंकि ये वाला जो फेनोमेना इन्होंने ही बताया था कि इसके जो नंबर वगैरह में चेंजेज आ जाते हैं, मास नंबर और ये परमाणु संख्या, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें चेंजेज आती है। तो सोडी फ्रॉजन एक साइंटिस्ट थे, तो इस वजह से इस प्रभाव को सोडी फ्रॉजन भी नियम कहते हैं और वर्ग विस्थापन नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच में आई दरार का चमकना किसका एग्जाम्पल है? आपने देखा होगा कि टेबल पे एक अंडानुमा एक इस तरह से कांच रखा रहता है जो कि पेपर वगैरह को दाबने के लिए रखा रहता है। कभी कभी ये जब नीचे गिरता है तो थोड़ा सा अंदर क्रैक आ जाती है, तो वो क्रैक होती है ना, वो एकदम से उजला उजला चमकने लगता है। तो जो वो उजला उजला चमकता है, ये कांच टूटने के बाद थोड़ा सा हल्का क्रैक होने के बाद, वो किसके कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से भी अधिक द्रव्यमान के तारे किस रूप में विस्फोट होते हैं? यानी कि सूर्य का द्रव्यमान से अगर 1.44 से ज़्यादा अधिक भार का कोई तारा है उसमें विस्फोट होता है,
तो वो किस रूप में विस्फोट होता है? अभिनव तारे के रूप में, या न्यूट्रॉन तारा जिसको कहते हैं। यहाँ पे वर्ड है अभिनव, यानी कि अधिक हो गया, 1.44 से अधिक हो गया। और अगर कम हो जाएगा तो वो किस रूप में विस्फोट करेंगे? श्वेत वामन तारे के रूप में। यहाँ पे वामन मतलब कि छोटा होता है, वामन मतलब छोटा ही होता है। कृष्ण का एक अवतार भी है, विष्णु का जिसे हम कह सकते हैं अवतार भी है, वामन रूप। ठीक है, तो ये वामन यानी कि अगर इतना से छोटा हो जाएगा तो वामन तारे के रूप में, अगर इतना से अधिक हो जाएगा तो अभिनव। अभिनव, यहाँ पे अभिनव ध्यान रखिएगा, जिसको न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार, या हिंदी में इसको बोले श्वेत वामन को तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं। ठीक है, और जब इसमें विस्फोट हो जाता है तो ये छोटा हो जाता है, और ये इतना छोटा हो जाता है, ये जो अभिनव तारा है इतना छोटा होता है कि ब्लैक होल बना लेता है, यानी कि एकदम से पॉइंट जैसा आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रहेगी। एरोमीटर से क्या मापा जाता है? एरो यानी कि बात कर रहा है एयर। ठीक है, लेकिन एयर में क्या? एयर में प्रेशर, भार या उसका डायरेक्शन, स्पीड क्या नापता है? तो ये जो एरोमीटर है वो एयर या गैस, एयर या गैस थोड़ा सा अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, मतलब कि डीप में ना जाए तो आप मान के चलिए एक ही, लेकिन अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो डिफरेंट हो जाएगा। तो एरोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका भार मापा जाता है एयर का, ना कि इसका दिशा मापा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ना ही इसके क्वालिटी यानी कि ना ही इसके गुणवत्ता मापी जाती है, ना ही इसके दाब मापे जाते हैं। तो क्या मापे जाते हैं? इसके भार मापे जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके इतने वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा तो एक्सरसाइज किया ही होगा। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।